नमस्कार, मनीष सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक के भूगोल बुक के पहले चैप्टर से मृदा संसाधन के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मृदा संसाधन। तो मृदा एक संसाधन है। मृदा को एक संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें मिट्टी से ही भोजन प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। इसी धरती पर, इसी मिट्टी पर हमारा घर बना हुआ है, इसी मिट्टी पर नदियाँ बह रही हैं, इसी मिट्टी से हमें विभिन्न प्रकार के तत्व, धातु इत्यादि सब प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम मिट्टी को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं। अब जो है हम जानेंगे कि क्या मिट्टी बहुत जल्दी बन जाती है या उसको समय लगता है। तो मिट्टी को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है कि हमेशा यह जो है अपने आप निर्मित होते रहता है, अपने आप नया होते रहता है, बनते रहता है। परंतु मिट्टी के बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह इसलिए मिट्टी का बनना एक सबसे धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। भूगोलविद मानते हैं कि मिट्टी का बनना एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। अब हम ये जानते हैं कि मृदा का वर्गीकरण करते हैं कि मिट्टी कितने वर्गों में बटी है। तो मिट्टी मुख्य रूप से भारत की मिट्टी 6 प्रकार की है। अब उस 6 प्रकार में हम सबसे पहले जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है फसलों के लिए। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के निक्षेप से बना है। यानी इन तीनों नदियों का पानी जहां तक जाता है वह बाढ़ के रूप में एक जगह से मिट्टी को काटकर दूसरे जगह लेकर के चला जाता है। और वही मिट्टी जब ज्यादा दिन तक रह जाता है और वहां तक फिर से दोबारा बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वह पुरानी मिट्टी हो जाती है। और जहां प्रत्येक साल नदियों का पानी आता है, बाढ़ लेकर के आता है, वहां का मिट्टी कटाव कर करके चला जाता है, फिर दूसरी मिट्टी लाता है तो नई मिट्टी हो जाती है। तो जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है वह पुरानी जलोढ़ हो गया। और जो प्रत्येक वर्ष जहां नदियों का पानी जा रहा है और कटाव करके मिट्टी को परिवर्तित कर रहा, बदलते जा रहा है, उसको हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। अगर आपसे पूछा भी जाए कि जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम बांगर मिट्टी भी कहते हैं, नवीन जलोढ़ को हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। अब खादर और बांगर को भी अच्छे से जानेंगे। उससे पहले जाने कि उत्तर भारत में तो ये 3 नदियां हैं, परंतु पूर्वी तटीय मैदान की तरफ कौन कौन सी नदियों के निक्षेप के कारण जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है। तो नदियां हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। और आप देख रहे हैं यहां तस्वीर में आपको दिख रहा है जलोढ़ मिट्टी ऐसे ही दिखता है। आपको और बड़ा करके दिखा दें, आप देख लीजिए, ऐसे ही जलोढ़ मिट्टी दिखता है। और हमारे आसपास में भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है, वो भूरे कलर का होता है। और जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में आपको रेत, सिल्ट, मृत्तिका इत्यादि सब मिले रहते हैं। आपको यहां आप मैप में भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र में जलोढ़ मिट्टी इन सभी प्रदेशों में, ये सभी एरिया में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बाकी आगे भी मिट्टी पढ़ेंगे, जैसे कि काली मृदा है, इन सभी क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र विशेष रूप से है। हम अभी जानेंगे भी उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। यहां पर हमने आपको बताया कि खादर और बांगर, तो
खादर और बांगर यहाँ है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। आपको बता दें कि बांगर और खादर, इन दोनों में खादर मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और बांगर मिट्टी जो है खादर से थोड़ा कम, उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। हालांकि वह पुराना हो गया रहता है और उसमें की उर्वरा शक्ति थोड़ी बहुत समाप्त हो चुकी होती है। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना भी उसमें मिला रहता है, चूनायुक्त मिट्टी होता है वो। और ये जो जलोढ़ मृदा है, गन्ने के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए और अन्य अनाजों के लिए भी, खास करके दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, बेहतर होता है। ये सारा फसल जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छे से होता है, बेहतर तरीके से होता है। उसके बाद जानते हैं हम काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहा जाता है या काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी स्थानीय भाषा है और काली मिट्टी रंग के आधार पर नाम है। और कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है कि काली मिट्टी में बहुत अच्छे से, यानी कहा जाए कि काली मिट्टी में अगर कोई बेस्ट फसल होता है तो वो है कपास, क्योंकि कपास को जो पोषक तत्व चाहिए वो काली मिट्टी में मिलती है और काली मिट्टी में कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण कपास के फसल होने के कारण ही काली मिट्टी को हम कपासी मृदा भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मुंबई के आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से कपास की खेती होती है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी है और ये काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होता है। अग्नेय चट्टानों से बना हुआ ये जो है कि काली मिट्टी होती है, बनी होती है, इसी कारण इसका रंग काला होता है और इसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि कपास को चाहिए। या इस काली मिट्टी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि काली मिट्टी ऐसे दिखती है। जब काली मिट्टी सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और जब इस पर पानी पड़ता है, जब बारिश होती है, बारिश की बौछार होती है, तब ये मिट्टी जो है कि चिकनी, यानी कहिए तो चिपचिपी हो जाती है। समझिए कि उस पर पाँव बहुत अच्छे से फिसलेगा। अगर एक बार पाँव यहाँ फिसला तो 10 कदम दूर जाकर आदमी रुकेगा। ऐसे वहाँ की मिट्टी हो जाती है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में चंवर की मिट्टी होती है, चावरा का मिट्टी होता है, जिस प्रकार कचैटी माटी होता है जिस पर पाँव बड़ी तेजी से फिसलता है, वैसे ही आपको काली मिट्टी की भी स्थिति होती है। इसमें देखते हैं, इसमें काली मिट्टी में, हालांकि काली मिट्टी महीन कणों से बनी होती है, इसीलिए उसमें फिसलन होता है। और काली मिट्टी में, काली मिट्टी याद रखेंगे कि ये होता कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में इत्यादि में पाया जाता है। साथ ही गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों तक भी यह मिट्टी फैला हुआ है, काली मिट्टी। और इसमें जो है काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की उपयुक्त मात्रा उसमें होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी रहती है, फास्फोरस नहीं रहता है इस मिट्टी में। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी की जुताई मौसम के, यानी मानसून के पहले बौछार में ही कर ली जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने पर उसकी जुताई नहीं हो सकती है, क्योंकि काफ़ी गीली हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। इसके बाद हम जानते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इन दोनों को एक साथ में दिया हुआ है। अब लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार चट्टानों से निर्मित लाल मिट्टी है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ लाल होती हैं, क्यों? क्योंकि ये रवेदार अग्नेय चट्टानों से बना है और रूपांतरित चट्टानों से बना है, जिसके कारण उसमें लौह धातु ज़्यादा होता है और लौह धातु होने के कारण ही इसका रंग लाल दिखता है। लेकिन जब इसमें पानी भर जाता है, पानी की मात्रा आ जाती है, तब जल योजन, उसी को बोला जाता है जल योजन। तो जल योजन के कारण जो है इस मिट्टी का रंग हो जाता है पीला। लाल मिट्टी में जब जल योजन होता है, जब जल की मात्रा भर जाती है, तब लाल मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो इसे लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए इसको साथ में लिखा गया था। ये आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है
लेटराइट मृदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, लेटर से लिया गया है, लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटर शब्द ग्रीक भाषा में ईंट मतलब होता है लेटर शब्द का, और उसी से बना है लेटराइट शब्द, लेटराइट मृदा। अब इसका जो निर्माण है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में है, जहां कह रहा है कि आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है, जहां आर्द्र और शुष्क ऋतु एक के बाद एक आते रहते हैं, जिसके कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत के अधिकतर साउथ प्रदेश है, दक्षिणी राज्य हैं, वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाया जाता है लेटराइट मृदा। और इस मृदा में, इस मृदीय क्षेत्र में, इस प्रदेश में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इस मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, इसलिए वहाँ ये पर्णपाती वन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है लेटराइट मिट्टी का तस्वीर। और इस लेटराइट मृदा में केरल, तमिलनाडु के तरफ जो है चाय और कॉफ़ी की खेती खूब अच्छे से की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, और बहुत उपयुक्त होता है लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस मिट्टी में उगाया जाता है। अब आगे जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जाने। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल होता है या फिर भूरा होता है। और ये मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है, तो हम और आप सभी जानते हैं, जो हमारा राजस्थान प्रदेश है वहीं मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान का जो थार क्षेत्र है, और राजस्थान पूरा क्षेत्र ही लगभग मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थल इसलिए कहा जाता है, मरु मतलब मरा, स्थल यानी धरती। जो धरती मरी हुई हो, यानी जिसमें फसल नहीं होती हो, घास नहीं होते हो, अनाज नहीं होते हो, उस मिट्टी को हम मरुस्थल कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, उसमें नमी की मात्रा की कमी होती है, और साथ ही साथ उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा की भी कमी होती है, जिसके कारण उसमें फसल नहीं होते हैं, या फसल बहुत कम होते हैं। विशेष सिंचाई की सुविधा जब रखी जाती है तब उसमें फसल कुछ होते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में मरुस्थलीय मृदा देख रहे हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों में घास भी नहीं पाया जाता है। उधर कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे बबूल हुआ, कैक्टस हुआ, या अन्य कोई भी कांटेदार पौधे होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं, और मरुस्थलीय मृदा जो है मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं वन मृदा, जिसे हम पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। ये मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ आपको पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। इसमें भी ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और इसमें भी विशेष रूप से वन मृदा और जो ये मरुस्थलीय मृदा है, ये खेती के लिए उतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ जो इस मिट्टी का निर्माण है वह नदी घाटियों में मृदा जो दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ये जो मिट्टियाँ होती है दोमट होती हैं। दोमट का मतलब होता है दो मिट्टियों का मिला होना। चिकनी और बलुई मिट्टी जब आपस में मिल जाती है तो दोमट मिट्टी कही जाती है। तो दोमट और सिल्टदार होती हैं ये मिट्टियाँ। सिल्ट यानी कंकड़ पत्थर भी उसमें होते हैं, और इनकी ऊपरी जो ढाल होती है उस पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। ऊपरी ढाल पर ये वन मृदा पाई जाती है, और बर्फ से ढके होने के कारण उसमें के जो ह्यूमस होते हैं वो मर जाते हैं, ह्यूमस रहित होता है। और जो जलोढ़ क्षेत्र हैं, उधर के जो जलोढ़ क्षेत्र में जो वन मृदा पाए जाते हैं वो थोड़े उपजाऊ होते हैं। इसके बाद अभी हमने जाना मृदा किसे कहते हैं, मृदा हमारे लिए उपयोगी क्यों है, और मृदा कितने प्रकार की, तो 6 प्रकार की होती हैं। उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। मैट्रिक के एग्जाम में इससे बिल्कुल सवाल पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष इससे रिलेटेड सवाल आते हैं।
तो आप अगर मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो भी इसे पढ़ लें, अगर इंटर आर्ट के विद्यार्थी हैं तो भी पढ़ लें, और 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो भी पढ़ लें। तीनों क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे मृदा अपरदन क्या होता है और उसका संरक्षण क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।